गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग सीखेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कलर क्यों आता है। कई सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनमें कुछ ना कुछ कलर ऑब्जर्व होता है। तो ऐसा कब होता है और क्या उसके रीज़न्स हो सकते हैं, ठीक है, ये हम लोग सीखने वाले हैं। तो जो सबसे मेन रीज़न है जो बोला जाता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कलर इस वजह से आता है, उस मेन रीज़न का नाम है D2D ट्रांजिशन। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कलर का जो मेन रीज़न माना गया है वो क्या माना गया है, वो माना गया है D2D ट्रांजिशन। ये D2D ट्रांजिशन क्या है, D2D ट्रांजिशन क्या है। तो CFT में हम लोगों ने सीखा था कि d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हो रही थी, याद है। CFT में सीखा था कि d ऑर्बिटल्स में क्या हो रहा था, स्प्लिटिंग हो रहा था, क्योंकि लिगेंड्स पर्टिकुलर फील्ड से आ रहे थे इसलिए स्प्लिटिंग हो रहा था। तो एग्जाम्पल से समझने के लिए हम समझ लेते हैं। मान लो ऑक्टाहेड्रल फील्ड है। अगर ऑक्टाहेड्रल फील्ड है तो याद है 2 ऊपर थे और 3 नीचे थे, है ना। इनका नाम था EG और इनका नाम क्या था, T2G। देखो नाम जो भी हो है तो ये d ऑर्बिटल, ये भी d ऑर्बिटल हैं। कौन कौन से थे, dx²y² और dz²। और ये भी क्या है, ये भी d ऑर्बिटल ही हैं, dxy dyz और dzx। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है कोई, मान लेते हैं यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन बाहर से एनर्जी एब्जॉर्ब करे और ऊपर चला जाए, बाहर से एनर्जी को एब्जॉर्ब करके कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ गया, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन T2G से कहाँ गया, EG गया। T2G क्या है, वो भी d ऑर्बिटल्स ही हैं, हालांकि डिफरेंट d ऑर्बिटल्स हैं लेकिन है तो d ऑर्बिटल्स। EG भी क्या है, d ऑर्बिटल्स ही हैं, हालांकि डिफरेंट d ऑर्बिटल हैं। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हुआ है ना, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, वो एनर्जी कहाँ से मिली, बाहर से मिली। बाहर से कैसे मिली, तो बाहर से लाइट वाइट के फॉर्म में एनर्जी मिल जाती है। जैसे अभी आप जो देख रहे हैं वो कैसे देख रहे हैं, यहाँ पर लाइट पड़ रही है ना, तभी तो हमारी आँखों को कोई भी चीज़ दिखाई देती है। तो कैसे दिखाई देती है, जो फोटॉन्स होते हैं वो रिफ्लेक्ट होकर जाते हैं, तो फोटॉन्स क्या एनर्जी है, तो एनर्जी लाइट के फॉर्म में भी अवेलेबल रहती है। तो पर्टिकुलर एनर्जी ये एब्जॉर्ब करके कहाँ गया, ऊपर गया, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हुआ। वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हुआ है T2G से EG, जिसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हुआ है, D2D हुआ है। ये भी तो D ही था, ये भी तो D था, तो जो ट्रांजिशन हुआ इलेक्ट्रॉन का वो ट्रांजिशन क्या कहलाएगा, D2D ट्रांजिशन हुआ है, D2D ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन का अगर ट्रांजिशन हुआ है तो ट्रांजिशन कैसे हुआ था, ये ट्रांजिशन हुआ था जब इलेक्ट्रॉन ने कोई पर्टिकुलर एनर्जी एब्जॉर्ब की थी, इलेक्ट्रॉन ने कोई पर्टिकुलर एनर्जी एब्जॉर्ब की थी। सोच सकते हैं कि कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की थी, तो बोलो यहाँ से यहाँ पर जाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए थी, याद है। ये एनर्जी और ये एनर्जी में जो डिफरेंस था वो डिफरेंस कहला रहा था स्प्लिटिंग एनर्जी, और उसे हम रिप्रेजेंट किससे कर रहे थे, डेल्टा O से। तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जाने के लिए डेल्टा O एनर्जी चाहिए। और अगर आप लोगों को एटॉमिक स्ट्रक्चर थोड़ा सा याद हो तो उसमें हम लोगों ने सीखा था E = hc/λ, है ना। जो भी एनर्जी है हम उसको, जो भी फोटॉन्स की एनर्जी होती है, फोटॉन्स की एनर्जी के लिए हम फॉर्मूला लगा सकते हैं hc/λ, जहाँ पर h क्या था, प्लैंक्स कांस्टेंट, c क्या था, स्पीड ऑफ लाइट, और लैम्डा क्या था, लैम्डा क्या था, लैम्डा था वेव लेंथ, है ना। तो अगर हमारी एनर्जी फिक्स है, अगर हमारी एनर्जी फिक्स है, डेल्टा नॉट तो फिक्स है, अगर कंपाउंड फिक्स है तो स्प्लिटिंग एनर्जी भी फिक्स है। तो अगर वो फिक्स है, ये अगर फिक्स है, H भी क्या था, कांस्टेंट होता था, और C भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो अगर ये फिक्स है, ये फिक्स है, ये फिक्स है, तो लैम्डा भी बोलो क्या हो जाएगा। अगर ये सारी चीज़ें फिक्स हैं तो लैम्डा भी क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। फिक्स मतलब उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी। तो एक पर्टिकुलर कंपाउंड में एक पर्टिकुलर स्प्लिटिंग होगी,
और अगर स्प्लिटिंग पर्टिकुलर है तो करस्पॉन्डिंग लैम्डा भी क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर हो जाएगा, है ना। यानी उस कंपाउंड की लैम्डा फिक्स हो जाएगा। ये कौन सा लैम्डा है, ये वो लैम्डा है जो लैम्डा का फोटोन, जो लैम्डा का फोटोन इलेक्ट्रॉन क्या करने वाला है, एब्जॉर्ब करने वाला है डी टू डी ट्रांजिशन दिखाने के लिए। ठीक है। अब अगर ऐसा है कि ये पर्टिकुलर लैम्डा एब्जॉर्ब करने वाला है तो क्या होगा, तो ये रफ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये आपको नोट नहीं करना है। तो मान लो ये सोल्यूशन है, जो हमारा कॉम्प्लेक्स है ये उसका सोल्यूशन है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का सोल्यूशन है। और इधर से वाइट लाइट आ रही है, इधर से वाइट लाइट आ रही है। वाइट लाइट में क्या सारे विजिबल वाले लैम्डा आ जाते हैं, याद है। वाइट लाइट में सारे विजिबल वाले लैम्डा सारे रहते हैं उसमें। ठीक है। अब ये वाइट लाइट बच्चों यहाँ से जा रही है तो इसमें हर तरह का लैम्डा है, हर तरह का लैम्डा है, हर तरह के फोटॉन्स हैं जो इसके अंदर जा रहे हैं। ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर हुई होगी स्प्लिटिंग। ठीक है। स्प्लिटिंग एक पर्टिकुलर एनर्जी के अकॉर्डिंग हुई होगी। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर एनर्जी लेके क्या करेगा, एक्साइटेशन में जा सकता है। तो एक पर्टिकुलर एनर्जी लेगा, अगर एक पर्टिकुलर एनर्जी लेगा तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ लेगा। ठीक है। कोई भी ऐसी वैसी वेवलेंथ वो एब्जॉर्ब नहीं करने वाला है, तो कोई वही फोटोन एब्जॉर्ब करेगा जिसकी एनर्जी एग्जैक्ट किसके बराबर होने वाली है, डेल्टा ओ के बराबर होने वाली है। तो अगर फोटोन फिक्स हो गया तो लैम्डा भी क्या हो गया, फिक्स हो गया। अब यहाँ से जा तो सारे लैम्डा रहे थे, यहाँ से जा सारे लैम्डा रहे हैं, लेकिन इस सोल्यूशन से मान लो ये ट्रांसपेरेंट है, ये ट्रांसपेरेंट है, तो वाइट लाइट इधर से हमने डाली है तो ट्रांसमिटेड लाइट यहाँ से निकलेगी। यहाँ से कौन सी लाइट बाहर निकलने वाली है, ट्रांसमिटेड लाइट। ठीक है। क्या जितने लैम्डा थे यहाँ पर, जितने लैम्डा थे यहाँ पर, क्या सारे लैम्डा यहाँ पर दिखाई देंगे, जितने लैम्डा जा रहे थे अंदर क्या सारे लैम्डा यहाँ पर हमें दिखाई देंगे, तो आंसर है नहीं दिखाई देंगे। क्यों नहीं दिखाई देंगे, क्यों नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि अंदर कुछ पर्टिकुलर लैम्डा वाले फोटॉन्स, कुछ पर्टिकुलर लैम्डा वाले फोटॉन्स क्या हो चुके हैं, एब्जॉर्ब हो चुके हैं। कौन से लैम्डा वाले फोटॉन्स एब्जॉर्ब हुए होंगे, जिनकी एनर्जी किस एनर्जी के बराबर रही होगी, स्प्लिटिंग एनर्जी के बराबर रही होगी। वो क्यों एब्जॉर्ब हो चुके होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स उन फोटॉन्स को पकड़कर उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके T2G से कहाँ जा चुके होंगे, EG में जा चुके होंगे। T2G से कहाँ जा चुके होंगे, EG जा चुके होंगे। यानी किस काम में यूज़ किया होगा, किस काम में यूज़ किया होगा, तो हम बोलेंगे D2D ट्रांजिशन में यूज़ किया होगा। तो जो ट्रांसमिटेड लाइट होती है ना, उसमें कुछ लैम्डा मिसिंग हो जाते हैं, सम लैम्डा मिसिंग। आ तो सारे रहे थे, लेकिन वापस जो लाइट निकली है उसमें सारे नहीं हैं। क्यों नहीं है सारे, क्योंकि कुछ लैम्डा एब्जॉर्ब हो चुके हैं। क्यों एब्जॉर्ब हो चुके हैं, D2D ट्रांजिशन में एब्जॉर्ब हो चुके हैं। कौन से एब्जॉर्ब हो चुके हैं, एग्जैक्टली वही लैम्डा का फोटोन एब्जॉर्ब होगा जिसकी एनर्जी करस्पॉन्डिंग डेल्टा ओ या डेल्टा नॉट की एनर्जी के बराबर होगी। ठीक है। जा रहे थे वाइट लाइट में, जितने भी लैम्डा होते हैं सब जा रहे थे, लेकिन कुछ लैम्डा क्या हो गए, एब्जॉर्ब हो गए। किस काम के लिए एब्जॉर्ब हो गए, D2D ट्रांजिशन के लिए एब्जॉर्ब हो गए, D2D ट्रांजिशन के लिए वो एब्जॉर्ब हो गए। तो बाकी कुछ लैम्डा निकले, और बाकी के कुछ लैम्डा निकले मतलब बाकी के सारे लैम्डा निकले, लेकिन कुछ पर्टिकुलर लैम्डा क्या है, गायब है। ठीक है। और अगर ऐसा है तो जब ये सारे लैम्डा प्रेजेंट थे, जब ये सारे लैम्डा प्रेजेंट थे तो ओवरऑल कलर क्या था, तो ओवरऑल कलर था वाइट। जब सारे लैम्डा प्रेजेंट हैं तो ओवरऑल कलर वाइट है। अगर कुछ लैम्डा बच्चों गायब हो जाते हैं तो फिर कलर वाइट नहीं रहता है, तो फिर एक पर्टिकुलर लैम्डा डोमिनेट करने लगता है, एक पर्टिकुलर कलर हमें दिखाई देता है।
ठीक है, जा तो रही थी वाइट लाइट, लेकिन जो ट्रांसमिटेड लाइट होगी वो वाइट लाइट नहीं होगी, वो पर्टिकुलर कलर की लाइट होगी। क्यों? क्योंकि कुछ लैम्डा गायब हो चुका है। गायब कहाँ हुआ? वो इस सोल्यूशन में जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसने एब्जॉर्ब कर लिया। किस लैम्डा को एब्जॉर्ब किया होगा? जिसकी एनर्जी उसकी स्प्लिटिंग, कॉम्प्लेक्स में जो स्प्लिटिंग हुई है डी ऑर्बिटल की, उसकी स्प्लिटिंग एनर्जी के बराबर रही होगी। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं कि कलर क्यों आ रहा है? कलर क्यों आ रहा है? क्योंकि कॉम्प्लेक्स कुछ लैम्डा क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है। और अगर वो कुछ लैम्डा एब्जॉर्ब कर रहा है तो जो ट्रांसमिटेड लाइट है उसमें सारे लैम्डा नहीं है, और जब भी एक भी लैम्डा अगर गायब हो जाता है तो एक पर्टिकुलर कलर डोमिनेट करता है। तो कौन सा कलर होगा वो भी हम सीखेंगे, लेकिन अभी ये समझो कि कलर क्यों आया। कलर क्यों आया है? क्योंकि कुछ वाइट लाइट जो हमने पास कराई थी उसमें से, और वाइट लाइट हम पास कराते नहीं है, वाइट लाइट तो होती है ना, सन से भी कैसी लाइट आ रही है। हाँ, तो उसमें तो सारे लैम्डा आ रहे हैं, तो वाइट लाइट का मतलब ये समझना कि ऑल लैम्डा आ रहे हैं, ठीक है। और जो कॉम्प्लेक्स है उसने कुछ नहीं, कुछ शायद गलत शब्द हो जाएगा, एक पर्टिकुलर लैम्डा को उसने एब्जॉर्ब कर लिया, एक पर्टिकुलर लैम्डा वाले फोटोन को उसने एब्जॉर्ब कर लिया, जिसकी एनर्जी स्प्लिटिंग एनर्जी के बराबर थी। और अगर कुछ एब्जॉर्ब कर लिया तो जो ट्रांसमिटेड लाइट है उसमें कोई गायब है, और अगर उसमें कोई गायब है तो एक पर्टिकुलर कलर हमें दिखाई देगा, ठीक है। तो अगर पूछेंगे कि कलर क्यों आया, तो उसका रीज़न क्या बोलोगे? कुछ लैम्डा इसने एब्जॉर्ब कर लिए। और अगर मैं पूछूँ लैम्डा क्यों एब्जॉर्ब कर लिए तो क्या बोलोगे? तो बोलोगे इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जाने में यूज़ हो गया, वो एब्जॉर्ब हो गया। तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जाने में, मतलब कहाँ से कहाँ जाने में? डी टू डी में। तो ये क्या हुआ? डी टू डी ट्रांजिशन हमारा रीज़न है, ठीक है। अब ये जो डी टू डी ट्रांजिशन रीज़न है, तो भाई ये ट्रांजिशन क्यों हुआ? क्योंकि अलग अलग एनर्जी है इसलिए तो हुआ। लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जाने के लिए तो एब्जॉर्प्शन होता है ना। अगर इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जाना होगा, अगर इसको यहाँ से यहाँ जाना होगा तो क्या एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा? नहीं, क्योंकि सेम एनर्जी है। यहाँ इन सब की एनर्जी क्या है? सेम एनर्जी है। तो अगर सेम एनर्जी होती तो एब्जॉर्प्शन नहीं होता। एब्जॉर्प्शन क्यों हुआ है? क्योंकि एनर्जी में डिफरेंस है। और वो डिफरेंस क्यों आया है? इसकी और इसकी एनर्जी में डिफरेंस क्यों आया है? एनर्जी में डिफरेंस इसलिए आया है क्योंकि क्या हुआ था? स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स हुआ था, ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स हुआ था। तो जो मेन रीज़न है कलर का वो क्या है? मेन रीज़न जो कलर का है वो क्या है? वो है स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स क्या दिखाते हैं? डी टू डी ट्रांजिशन दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं? जो भी स्प्लिटिंग एनर्जी है उसके करस्पॉन्डिंग लैम्डा को क्या कर लेंगे? एब्जॉर्ब कर लेंगे। फिर जो ट्रांसमिटेड लाइट होगी उसमें वो पर्टिकुलर लैम्डा गायब हो चुका होगा, तो एक पर्टिकुलर कलर हमें दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये जो हमने समझा उस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? डी टू डी ट्रांजिशन, ठीक है। तो हम लोग वापस आ रहे हैं कि एक बार फिर से, अकॉर्डिंग टू CFT थ्योरी मेन रीजन ऑफ कलर इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स इज डी डी ट्रांजिशन। इसको बुलाना क्या है? डी टू डी ट्रांजिशन, ठीक है। और उसका रीज़न क्या था? एनर्जी डिफरेंस हो गई थी, तो यहाँ पर उसकी हिंट लिख दी है स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। भाई डी टू डी ट्रांजिशन क्यों हुआ था? क्योंकि एनर्जी डिफरेंस है, तभी तो। एनर्जी डिफरेंस का रीज़न क्या था? वो स्प्लिटिंग हो गई थी, जिसका रीज़न क्या था कि एक पर्टिकुलर लिगैंड फील्ड थी, सभी डी ऑर्बिटल्स में बराबर एक्साइटेशन नहीं हो रहा था, जो हम लोग सीख चुके हैं ना। ऑक्टाहेड्रल में भी सीखा है, टेट्राहेड्रल में भी सीखा है, और स्क्वायर प्लेनर में भी सीखा है, ठीक है। अब ये डी टू डी ट्रांजिशन हमें कब कराना है डी टू डी ट्रांजिशन? तो कम से कम एक अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, कम से कम एक अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन होगा। अगर डी सोचो पूरा भरा हुआ है, तो क्या इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन के लिए जगह होगी? क्या इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांजिशन के लिए जगह होगी? अगर ऐसा है तो इलेक्ट्रॉन्स के पास कोई मूवमेंट का यहाँ पर कोई सीन नहीं है,
इलेक्ट्रॉन्स के पास कोई ऊपर नीचे करने की जगह नहीं है। ऊपर नीचे कब करेंगे? जब कहीं ना कहीं खाली होगा तब तो ऊपर नीचे जा पाएगा। यानी डी टू डी ट्रांजिशन कब होगा? डी टू डी ट्रांजिशन कब होगा? ये इंपॉर्टेंट बात है ना। अब जो जहाँ से क्वेश्चन आते हैं ये वाली बात बताई जा रही है कि डी टू डी ट्रांजिशन कब होगा। तो डी टू डी ट्रांजिशन तब होगा जब कम से कम एक अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स में हो। If there is at least one unpaired d electron in complex, there can be d to d electron transition या excitation which will result in coloration of complex compound। ठीक है, जो बात मैंने पीछे बताई थी वही यहाँ पर लिखी है। लेकिन वो बात कब होगी? वो बात तब होगी जब कम से कम एक अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो जब क्वेश्चन आएगा कि बताओ ये कंपाउंड कलर्ड है या नहीं है, जब क्वेश्चन आएगा कि बताओ ये कंपाउंड कलर्ड है या नहीं है, तो क्या हिंट मिली? अभी हम लोगों ने कुछ सीखा। हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे कि उसमें क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे कि क्या उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल गया तो हम बोल देंगे कलर्ड है। और उसका रीज़न क्या रहा होगा? उसका रीज़न रहा होगा डी टू डी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन। ठीक है, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ। जब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या ये कंपाउंड कलर्ड है, तो हम उसमें क्या देखेंगे कि क्या उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कम से कम ये मत समझना कि एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एटलीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। तो उसमें देखेंगे क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर है तो हम बोल देंगे वो कंपाउंड कलर्ड है। ठीक है, अब जो पीछे मैंने बताया था वो यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है। ये वाइट लाइट आ रही है, ठीक है, और ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का सॉल्यूशन है। उसने क्या किया है, एक पर्टिकुलर लैम्डा क्या कर ली? एब्जॉर्ब कर ली। एक पर्टिकुलर लैम्डा एब्जॉर्ब कर ली, तो जो ट्रांसमिटेड लाइट है उसमें सम लैम्डा गायब हो चुके हैं। सो शोज ए पर्टिकुलर कलर, इसलिए एक पर्टिकुलर कलर हमें ऑब्जर्व होने वाला है। एक पर्टिकुलर कलर हमें ऑब्जर्व होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक पर्टिकुलर लैम्डा एब्जॉर्ब किया था, है ना, और हर एक लैम्डा इनमें विबग्योर में हर एक लैम्डा का एक पर्टिकुलर कलर है। तो हम कहेंगे कि इसने एक पर्टिकुलर लैम्डा एब्जॉर्ब किया, तो हम उसको कह सकते हैं एक पर्टिकुलर कलर एब्जॉर्ब किया। ठीक है, अब कौन सा कलर एब्जॉर्ब किया है, कौन सा लैम्डा एब्जॉर्ब किया है, कौन सा कलर एब्जॉर्ब किया है, और उसके रिजल्ट में कौन सा कलर दिखाई देगा, उसके लिए ये जो सर्कल बना हुआ है वो हम याद कर सकते हैं। विबग्योर देखो सबको याद है, विबग्योर है ना, तो मैंने विबग्योर देखो गलत लिख दिया है। अब ठीक है, ठीक है, ये देखो क्या ये विबग्योर लिखा हुआ है, VIBGYOR क्या लिखा हुआ है? विबग्योर लिखा हुआ है। ये सर्कल हमें याद रख लेना है। ठीक है, और इसका एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन क्या है कि इसमें आमने सामने जो कलर लिखे हुए हैं, इसमें आमने सामने जो कलर लिखे हुए हैं वो कलर ये वाले कलर हैं। एक पर्टिकुलर कलर देखो क्या हुआ, एक पर्टिकुलर कलर एब्जॉर्ब हो गया, एक पर्टिकुलर कलर एब्जॉर्ब हो गया, तो एक पर्टिकुलर कलर हमें ट्रांसमिटेड लाइट में दिखाई दिया है। एक पर्टिकुलर कलर एब्जॉर्ब हुआ है तो कोई दूसरा पर्टिकुलर कलर हमें ट्रांसमिटेड लाइट में दिखाई दिया हुआ है। ठीक है, तो एब्जॉर्ब्ड कलर और कलर ऑफ कंपाउंड सॉल्यूशन, एब्जॉर्ब्ड कलर एंड कलर ऑफ कंपाउंड सॉल्यूशन या कंपाउंड सॉल्ट, ये अपने सामने लिखे हुए हैं। अगर रेड कलर एब्जॉर्ब हुआ है, अगर रेड कलर एब्जॉर्ब हुआ है यानी उसके करस्पॉन्डिंग लैम्डा वाला फोटोन एब्जॉर्ब हुआ है, तो ये तो एब्जॉर्ब हुआ है, तो ट्रांसमिटेड लाइट में हमें कौन सा कलर डोमिनेटिंग दिखाई देगा? ग्रीन। ठीक है, अगर रेड एब्जॉर्ब हुआ है, रेड वाला लैम्डा उसने डी टू डी ट्रांजिशन में यूज़ कर लिया है, तो फाइनली जो कंपाउंड है वो कौन सा कलर दिखा रहा होगा? वो दिखाएगा ग्रीन। अगर रेड एब्जॉर्ब हुआ है तो ग्रीन दिखाएगा, और इसका उल्टा भी सच है, अगर ग्रीन एब्जॉर्ब हुआ होगा तो कौन सा दिखाएगा? रेड। रेड एब्जॉर्ब किया तो ग्रीन, ग्रीन एब्जॉर्ब किया तो रेड। अगर ये एब्जॉर्ब कलर है तो ये
शो वाला कलर है, और अगर ये एब्जॉर्ब्ड कलर है तो ये शो वाला कलर है। ऐसे ही अगर ब्लू एब्जॉर्ब करेगा तो ऑरेंज दिखाएगा, और ऑरेंज एब्जॉर्ब करेगा तो ब्लू दिखाएगा, और वॉयलेट इंडिको दोनों साथ में चल रहे हैं। अगर इनको एब्जॉर्ब करेगा तो येलो दिखाएगा, और अगर येलो दिखाएगा तो वॉयलेट, या अगर येलो एब्जॉर्ब करेगा तो ये वॉयलेट या इंडिगो दिखाएगा। ठीक है, तो अगर हमें पता चल जाए कि कौन सा कलर एब्जॉर्ब हो रहा है तो क्या हम पता चल जाएंगे कि वो कलर कौन सा वो कंपाउंड कौन सा कलर दिखाने वाला है। अगर हमें पता चल जाए कि कौन सा कलर एब्जॉर्ब हुआ है तो हमें पता चल जाएगा कौन सा कलर दिख रहा है, और अगर हमें पता चल जाए कि कौन सा कलर दिख रहा है, कंपाउंड कौन सा कलर दिखा रहा है, तो ये भी पता चल जाएगा कि उसने कौन सा कलर एब्जॉर्ब किया होगा, है ना। अगर कोई कंपाउंड ग्रीन एब्जॉर्ब कर रहा है, ग्रीन एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वो कौन सा कलर दिखा रहा होगा, रेड। ठीक है, और अगर वो रेड एब्जॉर्ब कर रहा होता, अगर वो रेड एब्जॉर्ब कर रहा होता तो कौन सा दिखा रहा होता, ग्रीन दिखा रहा होता। अगर वो रेड एब्जॉर्ब करेगा तो कौन सा दिखाएगा, ग्रीन दिखाएगा। अगर ब्लू एब्जॉर्ब कर रहा है तो कौन सा दिखा रहा है, ऑरेंज। अगर ऑरेंज एब्जॉर्ब कर रहा होगा तो कौन सा दिखाएगा, ब्लू। ठीक है, क्या ये बात समझ पाए आप लोग। कलर अगर हमें पता है कौन सा दिख रहा है, हमें पता तो रहता ही कि कौन सा कलर दिख रहा है सामने, है कि नहीं। तो कौन सा कलर एब्जॉर्ब हुआ होगा उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड द्वारा, ये हम पता कर ले जाएंगे। ठीक है, ये एग्जांपल देखिए, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2, ये कॉपर लिखा हुआ है, क्रोमियम नहीं लिखा हुआ है। कॉपर सल्फेट डॉट 5H2, इसका नाम शायद आप लोगों ने सुना होगा। इसे हम लोग क्या बुलाते हैं, इसका नाम बहुत फेमस है, इसका नाम है ब्लू विट्रियोल। इसका नाम है ब्लू विट्रियोल। और ब्लू विट्रियोल क्यों बुलाते हैं, क्योंकि इसका कलर क्या है, ब्लू ही है। या ब्लू विट्रियोल है तो नाम तो पता चल रहा है कि इसका कलर क्या है, ब्लू। ठीक है, एक बार जेईई में क्वेश्चन आया था, कि ब्लू विट्रियोल जो है वो कौन सा कलर एब्जॉर्ब कर रहा होगा, ब्लू विट्रियोल जो है वो कौन सा कलर एब्जॉर्ब कर रहा होगा। तो अगर हमें दिख रहा है ब्लू, तो एब्जॉर्ब कौन सा किया होगा, ऑरेंज। वो व्हील हमने देखा था ना, ब्लू के सामने कौन था, ऑरेंज। अगर ऑरेंज कोई कंपाउंड दिख रहा होगा तो कौन सा एब्जॉर्ब कर रहा होगा, ब्लू एब्जॉर्ब कर रहा होगा। ठीक है, खैर यहाँ पर इस एग्जांपल में कोई और बात बताने की कोशिश की है कि कॉपर सल्फेट डॉट 5H2 का कलर क्या है, ब्लू। इसका कलर ब्लू है। ठीक है, जबकि एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट कैसा है, कलरलेस है। इसका कलर ब्लू है, जबकि ये कंपाउंड कैसा है, कलरलेस है। अब इसमें क्या हो गया, ऐसा क्यों हुआ, ये कलरलेस क्यों हुआ, ये ब्लू है तो ये कलरलेस क्यों हुआ। अब अगर ये कलरलेस है इसका मतलब ये कोई कलर नहीं दिखा रहा है, कलरलेस का मतलब कोई कलर नहीं दिखा रहा है। और अगर कोई कलर दिखा नहीं रहा है तो इसका मतलब क्या, कि कोई कलर एब्जॉर्ब भी नहीं रहा होगा। जब कोई पर्टिकुलर लैम्डा गायब हो रहा था तभी तो रिजल्टिंग में कोई पर्टिकुलर आ रहा था। तो अगर कोई कंपाउंड कलरलेस है, वो कोई कलर नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब कोई कलर उसने एब्जॉर्ब भी नहीं किया होगा। अगर कोई कंपाउंड कोई कलर नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब नो लैम्डा एब्जॉर्ब्ड, है कि नहीं। तो इसका मतलब हम उल्टा सोच रहे हैं कि ये कलर दिखा नहीं रहा है, इसका मतलब एब्जॉर्ब नहीं किया होगा। और इसने एब्जॉर्ब क्यों नहीं किया होगा, सोच सकते हो इसने एब्जॉर्ब क्यों नहीं किया होगा, क्योंकि ये कंपाउंड और ये कंपाउंड में क्या फ़र्क है। ये कंपाउंड बच्चों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये जो कंपाउंड है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, जबकि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं है। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जबकि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। कैसे पता ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, तो भैया देखो पता करते नहीं हैं, पता होना चाहिए। पता कैसे चलेगा,
दो सामने आ रहा है, सीखते जाओ। कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध फॉर्मूला है, जिस कंपाउंड का नाम क्या है, ब्लू विट्रियोल। ये एक्चुअली क्या है, ये एक्चुअली एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, जिसका असली रूप ये है। कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, इसमें एक्चुअली 4 वाटर क्या बने हुए हैं, लिगेंड। 4 वाटर लिगेंड बने हुए हैं, देख रहे हो ना, ये तो हम लोग सीख चुके हैं ना भाई। कॉम्प्लेक्स है, ये ब्रैकेट लगा हुआ है तो दिखा दिए कॉम्प्लेक्स है। ये सेंट्रल एटम है तो ये क्या है, लिगेंड्स है। और ये क्या है, ये है बच्चों काउंटर आयन या आयनाइजेशन स्फीयर। तो ये वाटर क्या है, ये वाटर क्या है, ये है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये वाला वाटर लिगेंड है क्या, नहीं, ये वाले वाटर लिगेंड हैं। ठीक है, ये वाले वाटर को सिर्फ क्या बुला सकते हो, क्रिस्टलाइजेशन का ही वाटर बुला सकते हो। इनको लेकिन मेनली हमें क्या बुलाना पड़ेगा, लिगेंड बुलाना पड़ेगा। ठीक है, अब बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है कि इस कंपाउंड में किस किस तरह के बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, इस कंपाउंड में किस किस तरह के बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो हमें क्या बोलना पड़ेगा, इस कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड है, इस कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्ड है, इस कंपाउंड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, और इस कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्ड भी है। क्या आप ये 4 बॉन्ड इसमें ढूंढ पाएंगे, क्या आप ये कंपाउंड में ये 4 तरह के बॉन्ड्स ढूंढ पाएंगे, ढूंढ लेना चाहिए क्योंकि आप सब होशियार हैं, है ना, ऐसा मान लेते हैं। तो देखो ये क्या कैटायन है और ये क्या एनायन है, भाई इस पर प्लस चार्ज है तो ये कैटायन है और ये एनायन है, और कैटायन एनायन के बीच में कौन सा फोर्स, आयनिक बॉन्ड वाला फोर्स लगेगा। ठीक है, अब ये देखो ये वाटर है ना H2O, ये सल्फेट है, ये H2O है, इनके अंदर की बॉन्डिंग कैसे होती है, तो इनके अंदर तो कोवेलेंट बॉन्ड आते हैं भाई। वाटर क्या है, वाटर ये है ना, तो O और H के बीच में कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है। सल्फेट में सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है। तो इस कंपाउंड में क्या कोवेलेंट बॉन्ड भी प्रेजेंट है, हाँ कोवेलेंट बॉन्ड भी प्रेजेंट है। क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट है, हाँ, ये जो वाटर है उसने अपने ऑक्सीजन से इस कॉपर को कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ही तो लोन पे डोनेट करता है ना, ये अपना लोन पे डोनेट कर रहा होगा कॉपर को। ऐसे एक है, ऐसे 4 आए टोटल, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है। क्या हाइड्रोजन बॉन्ड भी है, हाँ। ये वाटर सोचो किस फोर्स से टिका रहा होगा, ये वाला जो वाटर है वो किस फोर्स से टिका हुआ है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड से टिका हुआ है। इसके H और इसके O, हाइड्रोजन बॉन्ड आई होप आप लोग को याद होगा। क्वारंटाइन है तो मुझे पता है कि आप लोग काफ़ी मस्ती कर रहे हैं, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड मुझे लगता है अभी भी आपको याद होगा। इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर हैं और ये हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से। तो ये वाला हाइड्रोजन किस में पार्टिसिपेट कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड में। तो ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं किस वजह से, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। ये दोनों आपस में किस वजह से जुड़े हुए हैं, आयनिक बॉन्ड की वजह से। और इनके अंदर जो एटम्स जुड़े हुए हैं वो किसकी वजह से जुड़े हुए हैं, कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से। और ये दोनों आपस में किस वजह से जुड़े हुए हैं, ये दोनों आपस में किस वजह से जुड़े हुए हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से। तो इस कंपाउंड में चारों तरह के बॉन्ड प्रेजेंट हैं। ठीक है, ये चारों बॉन्ड इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये तो बात कहीं और चली गई, क्वेश्चन कुछ और था। अब देखो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ठीक है, अब ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, और अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है तो देखो लिगेंड आ रहे हैं ना, लिगेंड आ रहे हैं तो क्या होगा, क्या हुआ होगा, लिगेंड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से आए होंगे, लिगेंड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से आए होंगे।
और क्या कोई बच्चा है, कोई समझदार बच्चा है जो बता सके कॉपर का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? अब बात फिर कहीं और चली जाएगी, लेकिन क्या कोई बच्चा है कि जो बता सके कॉपर का हाइब्रिडाइजेशन ब्लू विट्रियोल में क्या है? व्हाट इज़ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कॉपर इन ब्लू विट्रियोल? ये मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं देखता हूँ कौन बताता है कमेंट करके। ठीक है, इसको कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, काइंड ऑफ होमवर्क मान लेंगे इसको। तो क्या इसमें लिगैंड्स आ रहे हैं, 4 लिगैंड आ रहे हैं, तो थोड़ा सा अगर आपको अभी तक याद हुआ हो, 4 लिगैंड या तो टेट्राहेड्रल फील्ड बना रहे होंगे या स्क्वायर पिनर बना रहे होंगे, तो डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हुई होगी। और क्या इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी हैं? कॉपर 2+ है ये कॉपर 2+ है। कॉपर 2+ क्या होता है? कॉपर 2+ होता है 3d9, तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी हैं, तो हमारी वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी ना, कम से कम एक अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन से ही बात नहीं बनेगी भाई। डी टू डी ट्रांजिशन कब होगा? डी टू डी ट्रांजिशन कब होगा? जब स्प्लिटिंग हुई होगी। और स्प्लिटिंग कब हो रही है? जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसमें स्प्लिटिंग हो रही है, तो डी टू डी ट्रांजिशन होगा। लेकिन क्या ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है? नहीं, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं है। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों नहीं है? कोई बता सकता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों नहीं है? बताओ बताओ क्यों नहीं है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड? क्योंकि भैया लिगैंड कहाँ है? वेयर इज लिगैंड? क्या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिगैंड के बिना है बनेगा? नहीं बनेगा भाई। इसमें ये कैटायन है या एनायन है? कोई लिगैंड नहीं है यहाँ पर। अगर लिगैंड नहीं है तो लिगैंड की फील्ड नहीं है। लिगैंड की फील्ड नहीं है तो किसी को कम एक्साइटेशन, किसी को ज़्यादा एक्साइटेशन नहीं है, तो स्प्लिटिंग ही नहीं हुई है। और जब स्प्लिटिंग नहीं हुई है तो क्या डी टू डी ट्रांजिशन होगा? नहीं होगा, डी टू डी ट्रांजिशन नहीं होगा। इसका मतलब कोई लैम्डा एब्जॉर्ब नहीं हुआ होगा, इसलिए कोई लैम्डा गायब नहीं है, इसलिए सारे लैम्डा ट्रांसमिटेड लाइट में निकल जाएंगे, इसलिए कंपाउंड कैसा होगा? कलरलेस होगा। तो बेसिक रीज़न क्या है? अगर कोई एक लाइन में बोलना चाहेगा तो बोलेगा कि भैया ये डी टू डी ट्रांजिशन कर रहा है, ये डी टू डी ट्रांजिशन नहीं कर रहा है। तो उसके पीछे का रीज़न क्या है? ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसमें स्प्लिटिंग हुई है। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ही नहीं है तो इसमें स्प्लिटिंग ही नहीं हुई है। जब स्प्लिटिंग ही नहीं हुई है तो डी टू डी ट्रांजिशन होने वाला नहीं है, इसलिए कंपाउंड कलरलेस है। ठीक है, क्या प्यारे बच्चों सेम तरह से आप ये एग्जाम्पल समझ सकते हैं? सिमिलरली क्या एग्जाम्पल समझ सकते हैं? ये कंपाउंड कैसा कंपाउंड है? ये है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जिसके और भी रूप हो सकते हैं, इसके और भी आइसोमर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, है ना? क्या हो सकते हैं? हो सकता है Cl अंदर हो, Cl लिगैंड हो, क्योंकि Cl भी तो लिगैंड बन सकता है। और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बन जाए, वाटर ऑफ हाइड्रेशन बन जाए। ठीक है, लेकिन जो भी हो, कोई अंदर रहे कोई बाहर रहे, अंदर कोई है ना, अंदर कोई है, लिगैंड है, इसका मतलब स्प्लिटिंग हुई है तो डी टू डी ट्रांजिशन होगा। क्या ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है? नहीं, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं है, नॉट ए कॉम्प्लेक्स। और अगर ये कॉम्प्लेक्स नहीं है बच्चों तो डी टू डी ट्रांजिशन होगा क्या? नहीं होगा। ये तो कॉम्प्लेक्स है भैया, ये कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या हुआ? स्प्लिटिंग हुई, डी टू डी ट्रांजिशन होगा। क्या डी टू डी ट्रांजिशन होगा? हाँ होगा, क्योंकि टाइटेनियम पर बोलो कितना चार्ज है? टाइटेनियम पर बच्चों 3+ चार्ज है। टाइटेनियम 3+ क्या होगा? तो स्कैंडियम, फिर टाइटेनियम, फिर वैनेडियम ना। तो टाइटेनियम होगा 3d2 4s2, है ना? तो टाइटेनियम 3+ क्या बनेगा? 3d1 बनेगा। 3d1 का मतलब क्या? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। 3d1 का मतलब क्या? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, डी टू डी ट्रांजिशन हो रहा है, इसलिए कंपाउंड कलर्ड है। क्या कलर है इसका? वॉयलेट कलर है। अब मेरा क्वेश्चन बताओ, अगर ये वॉयलेट कलर दिखा रहा है, इसका मतलब इसका सॉल्यूशन है तुम्हारे पास, और तुम्हें क्या दिख रहा है कि ये किस कलर का है? वॉयलेट कलर का है। तो एब्जॉर्ब कौन सा हुआ होगा? क्या येलो एब्जॉर्ब हुआ होगा?
क्या येलो ऑब्जॉर्ब हुआ होगा? वो कलर व्हील देखो जाके फिर से, उसको याद करो। उसे याद करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, विबग्योर लाइन से लिखते चले जाओ, है ना। और आमने सामने वाले कलर देख लो। तो उसके सामने कौन सा आ रहा था? उसके सामने वॉयलेट के सामने, इंडिगो के सामने कौन सा आ रहा था? येलो आ रहा था। ठीक है, तो अगर ये वॉयलेट दिखा रहा है तो एब्जॉर्ब कलर क्या आ रहा होगा? येलो दिखा रहा होगा। येलो एब्जॉर्ब क्या होगा? क्या समझ पाए? ये कॉम्प्लेक्स नहीं था, ये कॉम्प्लेक्स है इसलिए कलर दिखा रहा है। ये कॉम्प्लेक्स नहीं था, ये कॉम्प्लेक्स इसलिए कलर दिखा रहा है। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरे रूप में बोल सकते हैं। सेम क्वेश्चन बच्चों दूसरे फॉर्म में पूछा जा सकता था। क्या हो सकता था? इसको मैंने बहुत ही ज़्यादा हीट कर दिया। कॉपर सल्फेट डॉट 5H2 को बहुत ज़्यादा हीट कर दिया। जब हीट करते हैं तो फिर पानी को बाहर निकलना पड़ता है, पानी उड़ जाएगा।